एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। कैसे हैं आप सब लोग? सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं? अच्छा, तो लेसन नंबर 5 शुरू करते हैं। लेसन नंबर 4 में हमने ट्रीटमेंट्स पढ़े थे, तो अब ट्रीटमेंट के फीचर्स पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स पढ़ेंगे आज हम लोग कि कौन से मॉडल्स यूज़ होते हैं किसी भी इंसान के एबनॉर्मल बिहेवियर को ठीक करने में। कह रहे हैं कि जो पर्सपेक्टिव या मॉडल्स हैं या पैराडिगम्स हैं, थीरीज़ हैं, अटेम्प्ट वो क्या करती हैं, डिफरेंट इवेंट्स और बिहेवियर को एक्सप्लेन करती हैं। हम इस पे एजम्पशंस लगाते हैं और गाइडलाइंस सेट करते हैं किसी भी इंसान के इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये आजकल जो है ना सेवरल मॉडल्स आ गए हैं किसी भी इंसान के एबनॉर्मल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। दिस वैरायटी हैज़ रिजल्टेड बोथ फ्रॉम शिफ्ट्स इन वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। और ये वैरायटी जो है ना, इसने बिलीव्स और शिफ्ट जो है ना बहुत ज़्यादा ला दिए वैल्यूज़ और बिलीव्स में पास्ट सेंचुरी से, ठीक है। और जो क्लिनिकल रिसर्च में जो है ना इम्प्रूवमेंट भी हुई है इससे। At one end of the spectrum is the biological model which sees the physical processes as the key to human behavior। कह रहे हैं जो हमारे बायोलॉजिकल मॉडल्स हैं, जो कि हमारे अंदर फिजिकल प्रोसेसेस हैं, हमारे अंदर जो दिमाग के अंदर जो काम हो रहा है, जो क्या कुछ केमिकल प्रोसेसेस भी होती हैं हमारी बॉडी में, जो कि वो भी जो है ना इंसान के अंदर जो है ना बिहेवियर पे असरअंदाज होती हैं। 3 मॉडल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जो कि that focus on more psychological and personal aspect of human functioning। कह रहे हैं जो 3 मॉडल्स हैं किसी भी इंसान पे, जो कि वो क्या है, देखिए है साइकोडायनामिक मॉडल। जो साइकोडायनामिक मॉडल में क्या होता है कि जो इसमें देखा जाता है कि जो इंसान है उसके अनकॉन्शियस माइंड में उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या किस चीज़ से वो जंग चल रहा है, कौन सी अनवांटेड चीज़ें हैं जो कि वो चाहता था लेकिन वो नहीं ले सका, वो किस तरह के उसके दिमाग में जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें क्या चल रहा है, क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, क्या कौन सी चीज़ें थी वो जो लेना चाहता था, जो पाना चाहता था लेकिन वो किसी मजबूरी के तहत नहीं पा सका, और जो भी अनकॉन्शियस हमारे माइंड में चलता रहता है, ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडल से ही पता चल रहा है। कॉग्निटिव कहते हैं थिंकिंग को बिहेवियर मॉडल। अब हम लोग सोचते हैं, जो कि हम लोग का जो बिहेवियर है हमारा सोचने पे, अगर हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारा बिहेवियर भी पॉजिटिव वे, हम लोगों का जो वो हमारे बिहेवियर पे पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। आगे आ रहा है तीसरा मॉडल, क्या आ रहा है, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल। इसमें हमारे जो कि वैल्यूज़ हैं, जो कि हमारी चॉइसेस हैं, वो सारा इसमें जो है ना ह्यूमनिस्टिक एक्सटेंशियल मॉडल में वो स्ट्रेस होता है, बताया जाता है। आगे सोशियो कल्चर मॉडल क्या है, इसमें जो है फैमिली जो है हमारी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और हमारे जो इर्द गिर्द का माहौल है, सोशली कल्चरली जो भी है, जो कि इंसान को वैसे रहने की तरीके बताता है, बिलीव होते हैं इंसान के, रिलीजन होता है, इंसान की फैमिली होती है, उसके इर्द गिर्द जो भी जिस तरह वो इंटरेक्ट कर रहा होता है, जिन लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, इसमें वो सब देखा जाता है। मल्टी कल्चरल परस्पेक्टिव होता है विच एम्फोसाइजेज इंडिविजुअल कल्चर एंड द शेयर्ड बिलीफ। अब हम लोग रह रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके डिफरेंट बिलीव होते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं, तो उनको भी वो भी हमारी जो है ना सोशल में आते हैं, सोसाइटी में आते हैं, तो ये सब जो है ना सोशल सर्कल में आते हैं, तो ये भी इनको भी देखा जाता है कि इर्द गिर्द के लोग हैं उनका क्या है। मॉडल्स इन्फ्लुएंस, इसमें क्या कह रहे हैं, दीज मॉडल इन्फ्लुएंस। अब इनका ये जो मॉडल हमने पढ़े थे, 4 मॉडल पढ़े हैं, साइकोडायनामिक मॉडल, कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडल, ह्यूमनिस्टिक एक्सटेंशियल मॉडल और सोशियो कल्चरल मॉडल। इनका क्या इन्फ्लुएंस है, कि इन पे इन्फ्लुएंस है जो कि इन्वेस्टिगेटर है, जो कि ऑब्ज़र्व कर रहा है, वो जो कि जिसको ऑब्ज़र्व कर रहा है इंसान को, अपने क्लाइंट को, उससे क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछता है। हाउ द क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ दोज ऑब्जर्वेशन। उनको ऑब्जर्व करता है, उससे रिलेटेड ही जारी बात है, फिर वो इंफॉर्मेशन सीख करता है, उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन करता है, उनसे रिलेटेड वो फिर जानना चाहता है अपने क्लाइंट को, ठीक है। डिफरेंट मॉडल्स यूज़ होते हैं इनको एक्सप्लेन को, फिर इनके नॉर्मल बिहेवियर को ट्रीट करने के लिए। हर मॉडल जो है अपने एस्पेक्ट पे फोकस अपॉन वन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमंस। नो सिंगल मॉडल कैन एक्सप्लेन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अबनॉर्मलिटी। कहने कि कोई भी एक भी मॉडल जो है ना अबनॉर्मलिटी के सारे एस्पेक्ट्स जो है ना एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है कि जो भी हमारी जो भी इसमें जो भी इलनेस होती है, जो भी
हमारे अंदर जब नॉर्मलिटी हो रही होती है, जो हमारे दिमाग में कोई मसला चल रहा होता है, ब्रेन एनाटमी में कोई या तो स्ट्रक्चर उसमें मसला होता है, या उसमें केमिकल कोई मसला हो रहा है, या ब्रेन की सर्कुलेटरी में कोई ऐसा मसला होता है कि हमारा जो बिहेवियर है एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। ब्रेन एनाटमी और एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है? जो हमारा जो कि ब्रेन है वो 100 मिलियन नर्व सेल्स से बना होता है, जिसको कहते हैं न्यूरॉन्स, एंड थाउजेंड्स ऑफ बिलियन सपोर्ट सेल्स, और इनको थाउजेंड्स ऑफ बिलियन सपोर्ट सेल्स जिनको कहते हैं गीलिया या ग्लियल सेल कहते हैं। Within the brain, large number group of neurons from distinct regions or brain structures, इनमें जो है ना न्यूरॉन्स पाए जाते हैं ब्रेन स्ट्रक्चर में। क्लिनिकल रिसर्चर्स ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि इनमें ना कनेक्शन होता है, किसमें डिस्कवर्ड कनेक्शन बिटवीन पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड प्रॉब्लम्स इन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द ब्रेन। कहते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के क्लिनिकल रिसर्चर्स के जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, वो ब्रेन के स्ट्रक्चर में कोई मसला होता है तो भी आ जाते हैं। वन सच डिसऑर्डर, एक डिसऑर्डर कौन सा है? हंटिंगटन्स डिजीज़, जो कि वॉयलेंट इमोशनल आउटबर्स्ट होता है। जो भी इंसान होता है वो बड़ा वॉयलेंट होता है, वॉयलेंट इमोशनल उसके अंदर बिहेवियर पाया जाता है, या उसकी मेमोरी लॉस होती है, सुसाइडल थिंकिंग आती है उसमें, इनवॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट होती है, या एब्सर्ड बिलीव्स होते हैं। ये है हंटिंगटन्स डिजीज़। ये एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। A disease has been linked in a part to a loss of cells in the basal ganglia and cortex। ये जिसका जो लिंक होता है वो सेल्स में जो ना लॉस होता है, तो फिर इसका डिजीज आ सकता है। ठीक है, आगे है ब्रेन केमिस्ट्री एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। ब्रेन की केमिस्ट्री हमने 10th क्लास में पढ़ा है, न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ा हुआ है, जो बायो के स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने पढ़ा होगा। तो biological researchers have also learned that psychological disorders can be related to problems in the transmission। जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, जो कि मैसेज, जो कि न्यूरॉन टू न्यूरॉन मैसेज ट्रांसफ़र होता है, उसको जो भी मैसेज ट्रांसफ़र होता है उनमें कोई मसला आता है, तो फिर हमारे जो है ना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। इंफॉर्मेशन इज़ कम्युनिकेटेड, जो कि इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन या बॉडी, ब्रेन से ब्रेन तक लेके कौन जाता है? ब्रेन जो हमारा सीपीयू है, मतलब ब्रेन हमारा जो है ना ब्रेन ही है जिसकी वजह से हम काम कर रहे हैं। तो कि जो ब्रेन तक जो कि लेकर आते हैं वो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है, जो न्यूरॉन है वो भी काम करते हैं। जैसे मोहल्ले में आंटियाँ होती हैं ना, वो इधर से उधर बातें बताती हैं, तो जो न्यूरॉन है वो हमारे जो भी बॉडी में काम हो रहा होता है वो हमारे दिमाग तक पहुंचाती है, दिमाग फिर आगे से बताता है, फिर ये ऐसे चलता रहता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन क्या है? अब न्यूरॉन में जो कि डेंड्राइट इसको कहते हैं, देखिए ब्रांचेस टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि ट्रीज की ब्रांचेस तरह से होते हैं, उनको कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, फिर आता है सेल बॉडी। ये सेल बॉडी होती है जो दरमियान में न्यूक्लियस टाइप होता है ना, ये एक्सॉन, इसकी गर्दन समझना आप। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है जो कि मैसेज जा रहा है, और ये साइनेप्टिक स्पेस की होती है, न्यूरो होते हैं। ये सारा हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, एन इम्पल्स इज फर्स्ट रिसीव्ड बाय न्यूरोडेंड्राइट। जो भी मैसेज होता है सबसे पहले जो ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको रिसीव होता है। ठीक है, मैं ये बार बार ऊपर नीचे लेकर जाऊँगी ताकि समझा सकूँ मैं। जिनको कहते हैं एंटीना लाइक एक्सटेंशंस लोकेटेड एट वन एंड ऑफ द न्यूरॉन, जो कि एक न्यूरॉन के हर एक एंड पर लोकेटेड होती है। ये जो है ना ट्रांसफ़र करती है मैसेज ट्रांसफ़र करती है इधर सेल बॉडी से जाता है इधर एक्सॉन में। ये गर्दन समझ लें आप, एक्सॉन है। ठीक है, एक्सॉन को हम गर्दन कह देते हैं। इधर इधर आ जाता है मैसेज। ठीक है, इधर से यहाँ पे यूँ जाता है। ठीक है, यूँ मैसेज जा रहा होता है। अब इन्होंने एक्सॉन के बारे में बता रहे हैं। फ्रॉम देयर इट ट्रेवल डाउन द न्यूरॉन एक्सॉन। न्यूरॉन एक्सॉन क्या है? लॉन्ग फाइबर होती है जो कि एक्सटेंडिंग फ्रॉम द न्यूरॉन्स बॉडी। न्यूरॉन्स बॉडी क्या है? जहाँ पे हमने ब्रांचेस पढ़ी है, ब्रांचेस को किसको कह रही हूँ मैं? डेंड्राइट्स को कह रही हूँ। ठीक है, डेंड्राइट्स को मैं ब्रांचेस कह रही हूँ। ठीक है, आगे क्या है? न्यूरॉन्स बॉडी, फाइनली इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द नर्व एंडिंग एट द एंड ऑफ द एक्सॉन टू द डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन्स। तो ये एक एंड से दूसरे एंड तक चली जाती है। ये हर एक न्यूरॉन के डिफरेंट मल्टीपल डेंड्राइट्स होते हैं और सिंगल एक्सॉन होते हैं। जो कि एक्सॉन है, जो कि गर्दन है, वो एक है। सिर्फ समझ लें आप, एक्सॉन जो कि गर्दन है वो सिर्फ एक है। डेंड्राइट्स जो कि ब्रांचेस लाइक है, तो ब्रांचेस जो होती हैं वो ज़्यादा होती है। ठीक है, ये हो गया।
बट द एक्सॉन कैन बी वेरी लॉन्ग, लेकिन जो गर्दन है वो जिराफ जैसी गर्दन लंबी है, ठीक है, ऑफन एक्सटेंडिंग ऑल द वे फ्रॉम वन स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन टू अनदर, ठीक है, एक ब्रेन के एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर तक भी एक्सटेंड हो सकती है, इतनी लंबी होती है। न्यूरॉन जो कि एक साइनैप्स है, साइनैप्स मैंने ऊपर बताया था, एक स्पेस लाइक स्ट्रक्चर होता है जिधर इससे जो है ना वो सेपरेट हुई होती है अक्रॉस, जिससे मैसेज जो है ना मूव होता है। अ टाइनी स्पेस होती है जिसको साइनैप्स कहते हैं, जो कि वन न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से सेपरेट करता है, एंड द मैसेज जो होती है जो कि इनके दरमियान, इस स्पेस के दरमियान मूव होता है। व्हेन एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रीचेज अ न्यूरॉन्स एंडिंग, जब भी एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किसको कह रहे हैं, मैसेज को कह रहे हैं, जो कि न्यूरॉन्स की एंडिंग पे पहुंचता है, द नर्व एंडिंग इज स्टिमुलेटेड टू रिलीज अ केमिकल। तो नर्व एंडिंग में एक केमिकल से स्टिमुलेशन से आ जाती है, तो वो एक केमिकल रिलीज करता है जिसको कहते हैं न्यूरो, जो कि ट्रेवल होती है साइनैप्स जो कि स्पेस है टू द रिसेप्टर्स ऑन द डेंड्राइट्स, जो कि फिर ट्रेवल होती है, फिर दूसरी, फिर अभी हम समझ लें ये पहले हमने न्यूरॉन पहले फर्स्ट वाली मैंने आपको बेसिक बता दिया था। अब ये साइनैप्स जो दूसरी न्यूरॉन पर चली जाती है, फिर डेंड्रियस पे चली जाती है, जिस पर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, फिर उसको जाके फिर मैसेज पहुंचाती है, ठीक है। फुप्पी वाला वो जो कि मोहल्ले वाली आंटी होती है वो वाला काम करती है, ठीक है, इस तरह समझ लें आप। फिर उधर चला जाता है, after binding to the receiving neuron receptor, some neurotransmitters give a message to receiving neurons to the fire, that is to trigger that own electrical impulse। फिर वही काम चल रहा, फिर वो ब्रेन तक पहुंचाती है। अगर मतलब यही इनमें मसला आ जाए तो फिर जो है ना मसला होता है, इंसान के स्ट्रक्चर ही कोई मसला होता है। न्यूरो जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं ब्रेन की इंफॉर्मेशन को ना इधर उधर काम, इधर उधर आंटी वाला मोहल्ले वाली आंटी वाला काम करने में, ठीक है। न्यूरो क्या होते हैं, न्यूरो जो कि अभी केमिकल्स जो कि रिलीज होता है, अभी आपने ऊपर पढ़ा है ना, यहाँ पे पढ़ा है कि जब मैसेज आता है तो न्यूरॉन की एंडिंग पे पहुंचता है, फिर न्यूरॉन की एंडिंग एक केमिकल रिलीज करती है जिसको कहते हैं न्यूरो क्या होते हैं, रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाइड डजन्स ऑफ अब न्यूरो की भी किस्में होती हैं, हमारी मोहल्ले में जो आंटियाँ होती हैं उनकी भी काफ़ी किस्में होती हैं, ठीक है। अब एक आंटी हो जाती है रुखसाना, सुरैया, ये वो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेरोटोनिन, डोपामाइन एंड गाबा, ये तीन आंटी हैं, ठीक है। एंड दे हैव लर्न दैट ईच न्यूरॉन यूजेस ओनली सर्टेन काइंड्स, और जो कि हर एक न्यूरॉन है वो सर्टन डिफरेंट जो है ना न्यूरॉन, that they have learned that each neuron uses only certain kinds, और हर जो न्यूरॉन है वो कोई भी इनमें से कोई भी एक सर्टन काइंड की, या तो वो रुखसाना पप्पू हो सकती हैं, रुखसाना आंटी हो सकती हैं, या तो शबाना हो सकती हैं, या तो कोई भी गाबा हो सकता है, सेरोटोनिन हो सकता है, डोपामाइन, इनमें से कोई एक को यूज़ कर सकता है, कोई भी जो भी हर एक न्यूरॉन जो है ना वो अपनी उनकी अपनी चलती रहती है, ठीक है। Studies indicate that abnormal activity by certain neurotransmitter is sometimes associated with mental disorders, जो कि अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स में कोई मसला होगा, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, अगर बात गलत पहुंचाई जाएगी, इधर से उधर अगर लगाई बुझाई करेंगे, अगर आप गलत बताएंगे तो जो है ना मोहल्ले में जो कि ना लड़ाइयाँ होंगी। इस तरह जो अगर न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना वो जो कि अगर वो सही मैसेज नहीं जाएगा तो फिर जो है ना दिमाग में भी मसले चलेंगे, डिप्रेशन हो सकता है, एनजाइटी हो सकती है। Okay, depression care, for example, has been linked in a part to low activity of the neurotransmitter. Low activity होती है न्यूरोट्रांसमीटर की, अपना काम जो है ना ढंग से नहीं करती, जो आंटियाँ होती हैं ना मोहल्ले की, वो आंटियाँ अपना काम ढंग से नहीं करती, आधी बात बताती हैं, ठीक है। सेरोटोनिन एंड न्यूरोफेराइन, एनजाइटी हैव बीन फाउंड टू बी हैविंग अ रिलेशन विद गाबा। एनजाइटी का रिलेशन किससे होता है, गाबा से। स्किज़ोफ्रेनिया का रिलेशन किससे होता है, इम्बैलेंसेस ऑफ डोपामाइन से। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, कह रहे हैं कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनका लिंक एंडोक्राइन ग्लैंड से भी होता है, और जो कि केमिकल एक्टिविटी इन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, एंडोक्राइन जो कि ग्लैंड्स हैं जो कि थ्रू आउट द बॉडी लोकेट होते हैं, वर्क अलॉन्ग विद द न्यूरॉन्स के ज़रिए काम करते हैं टू कंट्रोल, जो कि कुछ जो कि एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, वो है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एक्टिविटी, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, एनर्जी एंड रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस। ये ग्लैंड जो है ना हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं, केमिकल्स रिलीज़ करती हैं जिनको हार्मोन्स कहा जाता है, और हार्मोन्स को ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करती हैं, और ये केमिकल जो कि देन प्रोपल बॉडी ऑर्गन इनटू एक्शन, फिर जो कि बॉडी ऑर्गन्स हैं वो अपने एक्शन में आते हैं ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल द एड्रेनल ग्लैंड्स,
जो कि अगर स्ट्रेस के टाइम में जो कि एड्रेनल ग्लैंड्स है जो कि किडनी के ऊपर लोकेट होते हैं, वो सिक्रीट करते हैं हार्मोनल कोर्टिसोल, जो कि बॉडी को हेल्प करता है कि वो डील कर सके स्ट्रेस के साथ. Abnormal secretion of these chemicals have been tied to anxiety and mood disorders, depression और mania. जेनेटिक फैक्टर्स क्या होता है, जो कि हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, हमारे अंदर जो 23rd पेयर होता है किसी भी इंसान के अंदर, अगर वो सही ना हो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो फिर जेनेटिक फैक्टर्स में मसला आता है और फिर कोई मसले चलते हैं, फिर वो जेनेटिकली जो है ना सही नहीं होता, या कोई भी. Genes or chromosomes control the characteristic and traits a person inherits. अब अगर इनहेरिटेडली कोई मसला हो, स्किज़ोफ्रेनिया भी इसमें आता है. मूड स्टडीज सजेस्ट दैट इनहेरिटेंस प्लेज पार्ट इन मूड डिसऑर्डर्स में भी, स्किज़ोफ्रेनिया में भी, अल्जाइमर डिजीज़ में और अदर जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं. देयर इज़ नो एग्जैक्ट, अभी तक जो है ना इस पर स्टडीज़ चल रही है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आई इसके मुताबिक. आगे है वायरल इन्फेक्शन. वायरल इन्फेक्शन अगर जो भी हमारे ब्रेन में कोई भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी जो है ना मसले चल सकते हैं. स्किज़ोफ्रेनिया, पेरेंटल वायरल एक्सपोजर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में मसला आ सकता है. ट्रीटमेंट क्या है इसका? Biological practitioners attempt to identify physical sources of dysfunction to determine that उन्होंने क्या किया, साइकोलॉजिकल थ्री काइंड्स ऑफ थ्री लीडिंग काइंड्स ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट उन्होंने कहा. एक ड्रग थेरेपी है जिसमें मेडिसिन यूज होते हैं, ब्रेन स्टिमुलेशन एंड साइको सर्जरी. ड्रग्स इसमें जो कि ड्रग्स दिए जाते हैं, मेडिसिन दी जाती है जो कि ब्रेन को अफेक्ट करती हैं, ब्रेन को ठीक वो जो है या तो फिर पूरी ज़िंदगी ली जाती हैं, तो फिर कुछ देर बाद जो है ना ठीक हो जाती है. ड्रग थेरेपी इज़ फार द मोस्ट कॉमन ऑफ द थ्री अप्रोचेस. इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी जो होती है, जिसको ECT भी कहते हैं, जो कि बड़ी ओल्डेस्ट है और बड़ी कंट्रोवर्शियल है. जो ज़्यादा स्ट्रेस लोग होते हैं, डीपली डिप्रेस्ड होते हैं, उन पर ये यूज़ होती है. इलेक्ट्रिकल करंट दिया जाता है, 65 to 140 वोल्ट का झटका दिया जाता है बॉडी में. दिमाग के अंदर सेज़ेयर पैदा होता है जो कि फ्यू मिनट्स के लिए लास्ट अप टू फ्यू मिनट्स. आफ्टर 7 to 9 ECT सेशंस, 7 से 9 ECT सेशंस होते हैं, जो कि 2-3 दिन बाद फिर होते हैं. मैनी पेशेंट्स फील कंसिडरेबली लेस डिप्रेस्ड. न्यूरो सर्जरी होती है, ब्रेन सर्जरी इसमें की जाती है. मेंटल डिसऑर्डर, थर्ड काइंड ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज़ साइको सर्जरी. तो ये था आज का लेक्चर है. उम्मीद है आपको पसंद आया हो. मैंने तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो ख़ास तौर पे इस न्यूरॉन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़.